बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में व्याकरण बुक के अंतर्गत पाठ 2 और पाठ का नाम क्या था, वर्ण विचार, उसका अध्ययन किया और आज उसी वर्ण विचार अध्याय से के संबंधित सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग आज करेंगे। तो आप ज़रूर इस अध्याय को पढ़े होंगे, समझे होंगे। इस अध्याय में लिखित चर्चित बातों को बताया गया है। वर्ण क्या है, फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण क्या है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों को हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं, इनका उच्चारण कर सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। कहने का अर्थ है कि इनको लिखने या बोलने में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन वर्ण ये स्वर वर्णों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण में मुख्य अंतर यही है और इसकी पहचान भी यही है। अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण में आते हैं। अंग और अयोग वाक्य के नाम से जाने जाते हैं और जिनको हम लोग व्याकरण में मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि अनुस्वार की मात्रा, विसर्ग की मात्रा, ये सभी अंग और को ही यहाँ व्याकरण में मात्रा का ही नाम दिया गया और वह है अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहा जाता है। तो ये सब इस अध्याय की मुख्य बातें थीं, जानने वाली बातें थीं, जो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था। फिर भी मैं आपको इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर कराने के पहले एक बार उसे रिवाइज़ करा दी, इसकी पुनरावृत्ति कराई हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। उन बातों को, मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष मैंने रखा। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या है? 4, दीर्घ स्वरों की 7 और पलुत स्वर की पहचान है कि पलुत स्वर में सबसे ज़्यादा समय लगता है बोलने में। और व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं, तो इसमें भी आप पढ़े। व्यंजन के प्रकारों के बारे में भी आपने पढ़ा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजनों के प्रकार हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और संयुक्ताक्षर, यानी इन व्यंजनों के द्वारा हम शब्द किस तरह से बनाते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने इस अध्याय को पढ़कर जाना। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्णों को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आज हम लोग इसी अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग अपने सामने व्याकरण बुक निकालें, चैप्टर 2 अध्याय को खोलें, कॉपी निकालें, कॉपी में ऊपर अपना चैप्टर का नाम डालें, चैप्टर नंबर डालें और फिर प्रश्न नंबर 1, उसमें जो हेडिंग दिया हुआ है, जो शीर्षक लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये इस तरह से लिखना है। फिर प्रश्न को लिखना है। प्रश्न नंबर क, वर्ण क्या है, इसे लिखना है। और इसे लिखने के बाद तब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो ये सही तरीका होता है कॉपी में लिखने का। तो वर्ण क्या है, ये आप प्रश्न लिखें। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर पढ़ती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्न नंबर ख, वर्णमाला किसे कहते हैं?
विस्तार से लिखिए, तो ये कोई नहीं है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, विस्तार से वर्णमाला किसे कहते हैं। अब इसको आप विस्तार से क्या लिखना है, तो ये प्रश्न थोड़ा अलग हट के दिया हुआ, इसलिए मैं आपको इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में मैं यहाँ बताती हूँ ताकि आप समझें। तो आपको इसी तरह से लिखना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और व्यवस्थित समूह क्या है, सही क्रम में लिखना। और वह क्रम क्या है, तो क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे, सजाकर लिखेंगे, क ख ग घ अंग, इस तरह से च छ ज झ य। तो ये जो है क्रम है, ये क्रमानुसार लिखने को ही हम बोलते हैं व्यवस्थित ढंग और या व्यवस्थित रूप। और फिर उसी तरह से स्वर वर्णों को भी हम सही ढंग से लिखेंगे, क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो इसलिए मैंने इस शब्द को आपके सामने विस्तार से बताने का, समझाने का प्रयास किया ताकि आप समझ सकें। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न नंबर ग, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, आपने ये प्रश्न लिख लिया, स्वर के कितने भेद होते हैं, और आपने ये चैप्टर पढ़ा भी है। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। तो आप लिखेंगे स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, भेदों के नाम लिखें, लेकिन मैं आपको बता दी हूँ, यानी लिख कर दी हूँ, तो आप इसे लिख लेंगे। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों स्वरों का नाम आप लिख लें। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, व्यंजन क्या होता है, प्रकार भी लिखिए। प्रकार किसकी प्रकार लिखना है, व्यंजनों के प्रकार को, यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर क्या, कि व्यंजन क्या होता है, यानी व्यंजन किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाए या लिखा जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला या लिखा जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। यानी व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं और स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। आपको नाम याद रखना है और ये ध्यान में रखना है कि स्वर की जब प्रकार पूछे जाए तो आप स्वर के ही नाम लिखें, और व्यंजन का जब प्रकार पूछा जाए तो व्यंजन का नाम लिखें। और एक प्रश्न है प्रश्न नंबर अंग, वर्ण संयोजन क्या है। वर्ण संयोजन क्या है, जैसे कि बुक में हेडिंग दिया हुआ है लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो मैं बता दूं बच्चों, वर्ण संयोजन यानी वर्णों को जोड़ना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। संयोजन करना यानी जोड़ने का काम करना, वर्णों को जोड़ना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। और दूसरा प्रश्न क्या जुड़ा हुआ है कि संयुक्ताक्षर के 2 उदाहरण लिखिए। अब इसके 2 उदाहरण लिखने हैं, तो इसके 2 उदाहरण क्या होंगे, इसके 2 उदाहरण हैं विद्या और मट्ठा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क से लेकर अंगा तक के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। अब हम जानेंगे इस अध्याय से संबंधित बातें कि आप इस अध्याय को 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ें। और ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं या लाइव क्लासेस चल रहे हैं तो चलो क्या है, एग्ज़ाम भी होगा तो हम बुक खोलकर देखकर लिख देंगे। कोई देखने थोड़ी आ रहा है, मैम थोड़ी देख रही है। तो ये जो चीज़, ये जो आपके मन में विचार जो चलते रहते हैं, इस विचार को निकाल दीजिए। इस तरह से आपके अंदर जो है वो ज्ञान नहीं आएगा, न विषय से संबंधित आप कोई ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ज्ञान लेना है अपने विषय से, तो उन्हें पढ़कर उनका अध्ययन कर कर ही आप ले सकते हैं। तो इसलिए बच्चों इन बातों पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई का महत्व दें, पढ़ाई को महत्व समझते हुए उन्हें अच्छी तरह से अपने विषय वस्तु पर ध्यान दें और अध्ययन करें। तो अब हम अगले प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले ये शीर्षक लिख लीजिए। प्रश्न नंबर क, सामने देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, भाषा की मूल इकाई है।
अब इसमें हम क्या उचित शब्द भरेंगे? तो इसमें उचित शब्द होगा वर्ण भाषा की मूल इकाई है। वर्ण क्रम के समूह को कहते हैं क्या? वर्ण क्रम के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। कुल 11 क्या होते हैं? तो कुल 11 स्वर होते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा वाक्य लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर घ को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आप ये ध्यान में रखें और याद रखें कि चंद्रबिंदु को ही हम व्याकरण में किस नाम से जानते हैं? तो अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा? अनुनासिक। ठीक है। अब प्रश्न नंबर अंग दो समान व्यंजनों का मेल, तो इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? द्वित व्यंजन। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, द्वित व्यंजन यहाँ में लिखेंगे, यानी व पे छोटी की मात्रा हो सकता है। यहाँ लिखते समय मिस्टेक हो गया हो तो आप द और व पे छोटी की मात्रा लेकर तब लिखिएगा। यहाँ ए की मात्रा आ गया है तो ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा व पे छोटी की मात्रा देकर ही तब इस शब्द को सुधार के लिखिएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम जाएं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना मतलब कि एक एक वर्ण को अलग करना, स्वर हो या व्यंजन हो उसे अलग करके ही हमें दिखाना है और लिखना है, उसी को हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद करना। तो पहला जो है शब्द क्या है? निश्चित। तो निश्चित शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। न के नीचे हलंत प्लस छोटी ई, यानी जिसको हम लोग हर्षई बोलते हैं, प्लस तालव्य स। तो तालव्य स जो है वो आधा तालव्य स लिखा हुआ है। तो आपको वर्ण विच्छेद करते समय यह ध्यान में रखना होगा बच्चों कि जो भी शब्द में अगर आधा वर्ण लिखा हुआ हो तो वर्ण विच्छेद करते समय उस वर्ण को यानी उस अक्षर को आपको पूरा लिखना होगा। ये ध्यान में रखिएगा और ये जानने वाली बात है। जैसे कि यहाँ निश्चित है उदाहरण के तौर पे, तो निश्चित में आप देखें कि तालव्य स जो है वो आधा लिखा हुआ है, पूरा तालव्य स नहीं है। लेकिन जब आप वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो आपको तालव्य स पूरा लिखना होगा। ये ध्यान देने वाली और ज़रूरी बात है। तो तालव्य स लिखें, पूरा तालव्य स लिखकर नीचे आप हलंत दिए प्लस फिर लिखेंगे च प्लस हर्षई यानी छोटी ई प्लस त के नीचे हलंत फिर प्लस अ। तो इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हम लोग निश्चित शब्द का किए। अगला है व्यंजन। व्यंजन में भी देखो बच्चों आधा व लिखा हुआ है, व पूरा नहीं है, तो आपको वर्ण विच्छेद करते समय व को पूरा लिखना है। यही बातें जो हैं वो ध्यान देने वाली हैं और समझने वाली है। तो जब आप वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो वर्ण विच्छेद करते समय व आप पूरा लिखिएगा और इसके बाद नीचे हलंत दीजिएगा प्लस य लिखिएगा। य लिखकर प्लस अंग, यानी सीधे अंग आपको लिखना है, अंग की मात्रा नहीं देनी है। अंग की मात्रा दीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा। जो आप जानते हैं कि व्यंजन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको जब वर्ण विच्छेद करना होगा तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि ये स्वर जो है इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है, तो अंग। तो यहाँ पर आप मात्रा न देकर आपको पूरा अंग लिखना होगा। ठीक है। तो इस तरह से लिखें। फिर प्लस ज के नीचे हलंत दीजिए प्लस अ, फिर न के नीचे हलंत प्लस अ। तो इस तरह से ये पूरा शब्द बना व्यंजन और इसका वर्ण विच्छेद इस तरह से हम लोग किए। प्रश्न नंबर ग प्रयोग। तो इसमें भी देखिए प के नीचे र लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प नीचे हलंत, फिर वहाँ पर मात्रा नहीं देंगे। जो मात्रा आपको प के नीचे र का दिख रहा है
तो वो मात्रा आपको नहीं देना, आपको सीधे वहाँ र लिखना है। यही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं और समझने वाली बातें हैं। तो बच्चों, इन बातों पर आप गौर दें, ध्यान दें, तभी आप वर्ण विच्छेद को करना सीख पाएंगे या समझ पाएंगे। ये रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है, और आसानी से जब आप समझ जाइएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो प लिखें, प के नीचे हलंत, फिर र लिखें, र के नीचे हलंत, और तब लिखेंगे हम यहाँ पर अ लिखें। अ लिखने के बाद फिर प्लस य के नीचे हलंत प्लस ओ, क्योंकि य में ओ की मात्रा लगी है। तो ये ध्यान में रखें कि जब भी आप वर्ण विच्छेद करें तो मात्रा नहीं आपको वर्ण विच्छेद करते समय देना है, आपको उस वर्ण को लिखना है, उस स्वर के मूल रूप को लिखना है, जो मूल रूप इन शब्दों में जुड़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पर य प्लस ओ, तो ओ की मात्रा ना दे के आपको ओ लिखना है, ठीक है। प्लस ग के नीचे हलंत प्लस अ, इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद करने हैं, और यही जो बातें हैं वो आपको समझनी है और जाननी है। नेक्स्ट यानी अगला जो है ऊष्मा, तो इसमें भी देखिए आप जो पहला अक्षर है ऊ, तो उससे पहले आप लिख लिए, फिर प्लस, अब यहाँ आधा मूर्धन्य स दिया हुआ है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, मूर्धन्य स को पूरा वर्ण विच्छेद करते समय लिखेंगे, नीचे हलंत देंगे, और हलंत देने के बाद फिर म लिखेंगे, म लिखकर फिर नीचे हलंत प्लस आ, क्योंकि म में आ की मात्रा लगी है तो हम वहाँ पर सीधे आ लिखेंगे, मात्रा नहीं डालेंगे, ठीक है। अब अंग की तरफ बढ़ें। विद्या, विद्या में भी बच्चों वही है, व लिखें, फिर उसमें नीचे हलंत दिए, छोटी ई यानी हर्षई इसको भी बोलते हैं, हर्षई बोलिए या छोटी ई बोलिए, दोनों का एक ही उच्चारण, माने एक ही वर्ण है, एक ही अक्षर है, जिसको हम लोग दो नामों से भी बोलते हैं, हर्षई बोलेंगे या छोटी ई बोलेंगे, ठीक है। तो व में नीचे हलंत देकर प्लस छोटी ई प्लस द, नीचे हलंत देकर प्लस य प्लस आ, विद्या, इस तरह से आपको लिखने हैं। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसमें नंबर 4 लिखें। अब प्रश्न नंबर क, वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, तो क्या यह सही है? तो नहीं, यह वाक्य गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएं। कुल 22 प्रकार के स्वर होते हैं, तो यह वाक्य सही है? नहीं। कितने स्वर होते हैं? 11। तो इस तरह से यह वाक्य जो है वह गलत है, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएं। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ये भी वाक्य गलत है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएं। बच्चा द्वित व्यंजन है, तो यह वाक्य जो है वह सही है, क्योंकि एक ही व्यंजन को 2 बार हम लोग प्रयोग में किए हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, यह भी वाक्य सही है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगेगा। अब अगला जो है बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए, यानी सही विकल्प को लिखना है। कुल कितने स्वर होते हैं? तो आपने अभी जाना स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो आप लिखेंगे 11 पर आप सही का चिन्ह देंगे। फिर प्रश्न नंबर ख, अ का उच्चारण किस स्वर में किया जाता है? तो हर्ष स्वर में अ का उच्चारण किया जाता है, तो यहाँ पर आप हर्ष स्वर के सामने सही का टिक लगाइए, यानी निशान लगाइए। प्रश्न नंबर ग, इनमें से किसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें होगा अंदर, जो शब्द लिखा हुआ है अंदर, इसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुनासिक मतलब जिसमें चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगी है, ये समझने की बात है। कुछ बच्चे समझेंगे अनुनासिक मतलब होता क्या था। अनुनासिक मतलब कि जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं दी गई है वह वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यानी किस शब्द में नहीं लगा है? तो अंदर,
तो यहाँ पर आप अंदर शब्द लिखकर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है। प्रश्न नंबर घ, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन मतलब कि दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 3 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? त्र। और वह त्र कैसे बनता है? त हलंत प्लस र। तो इस तरह से ये दोनों के मेल से त्र अक्षर का निर्माण होता है। त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो अक्षर क्या बना? त्र। ठीक है। अब अगला जो है प्रश्न, उस पर हम देखें। प्रश्न नंबर अंग, इसमें देखो वर्ण विच्छेद किया गया है रूप शब्द का, लेकिन यहाँ पर 3 विकल्पों में रूप लिखा हुआ है। अब सही विकल्प उत्तर क्या है? तो वह होगा रूप, यानी अ जो लिखा हुआ है, अ के प्रश्न के बाद जो रूप लिखा हुआ वह सही है। र पे बड़ा ऊ की मात्रा, जब आप बड़ा ऊ की मात्रा देते हो तो इस तरह से वह मात्रा रू के ऊपर आता है और तब वह जो है वह शब्द बनता है। तो ये रूप जब हम लोग लिखते हैं तो र पे बड़ा ऊ की मात्रा ही, यानी बड़ा ऊ की मात्रा लगाने पर ही यह शब्द बनता है और वह इस तरह से लिखा जाता है, ये जो कि यहाँ पर आप अपने बुक में देख रहे हैं अ में। तो इस तरह आप ये प्रश्न उत्तर, इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर थे, मैंने आपके समक्ष बोलकर समझाकर रखी। और गृह कार्य में इस अध्याय में जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हें आपको याद करना है। परिभाषा हो या भेद हो और उनके किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातें, इस अध्याय से जुड़ी हुई बातों को आपको पढ़ना है और याद करना है। तो ये आपका होमवर्क हुआ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय से संबंधित जो भी बातें जानने वाली थी मैंने आपके समक्ष रखी, तो आप ज़रूर इस अध्याय को समझे होंगे।